हरिओम। और एनपीएस जो कभी मार्च 20 में 8.2% थे, सितंबर 22 में अब जो है 5% तक आ गए हैं। तो एक बहुत अच्छा ये पहलू है कि बैंक्स की स्थिति जो है इंप्रूव हो रही है। जीएसटी की कलेक्शन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रही है। हालांकि एक महीने में तो बीच में 1,66,000 करोड़ रुपए भी हो गई थी, लेकिन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रही है। और इसमें हरियाणा का भी एक अच्छा योगदान है। हरियाणा की जितनी जीएसटी कलेक्शन है वो नॉर्मल जो 14% है उससे भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रदेश का 14% इंक्रीज हो वो एक अच्छा प्रदेश माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन हमारी 14 से अच्छी है प्रगति उसके इंक्रीज की। हमारी अब 14 से मैंने 15-25 पहुंच गई है, तो 25% हमारी ग्रोथ जो है एनुअल ग्रोथ। पिछले साल से 1 साल का है अभी, उससे पहले तो हम कम ही थे, लेकिन पिछले 1 साल में हमारी ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। अब चूंकि हमें जो इसकी रीइंबर्समेंट मिलती थी 14% से कम जिन प्रदेशों का होता था उनको सेंटर जो है उसको कंपनसेट करता था। अब वो कंपनसेशन भी 5 साल के बाद खत्म हो गई है। 17 में शुरू किया था, 22 में खत्म हो गया। लेकिन खत्म होने के बाद भी हमें इसलिए नुकसान नहीं है कि हमारा जो ग्रोथ है वो पर्याप्त है, इसलिए हमें उसकी कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। इनकम टैक्स के बारे में तो हमको सबको पता ही है कि कैसे उसके स्लैब बढ़ाए गए हैं, बदले गए हैं। यानी 6 स्लैब पहले होते थे, उसके 5 स्लैब कर दिए। 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख और 15 से ऊपर सारा एक ही है। तो उसके भी अलग अलग स्लैब में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से वो किया गया है। और इसमें भी 2 प्रणालियां जो शुरू की गई हैं। एक प्रणाली जो पहले थी जिसके अंदर डिडक्शन एटीसी की है या और प्रकार की डिडक्शन है, लगभग 1.5 लाख रुपए की आसपास की होती। तो एक सिस्टम वो है। एक नया सिस्टम ये है कि जिसके अंदर वो कम कर दिया, यानी समाप्त कर दी डिडक्शन, रेट जो है वो कम कर दिए गए हैं। उसका विस्तार से तो सारा डाटा हमको मिल जाएगा, लेकिन दोनों में छूट दी गई है कि आप कौन सी प्रणाली को चुनना चाहते हैं, वो कैलकुलेशन करके जिसको जो लाभ मिलेगा उस हिसाब से उसको चुन सकेगा। लीव एनकैशमेंट जैसे हमको मालूम है कि पहले प्राइवेट का ही है ये प्राइवेट क्षेत्र में 3 लाख रुपए तक की लीव एनकैशमेंट उसकी डिडक्शन होती थी। अब वो 3 के बजाय 25 लाख रुपए लिमिट कर दी है कि अगर आपकी लीव एनकैशमेंट 25 लाख रुपए भी अगर राशि मिलती है आपको तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे ये कुछ इस प्रकार का विषय बढ़ाया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने पहले बताया ही है कि हमने पहले से इसको काफी शुरू किया है। और खास करके जैसे हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये डिजिटल एक सिस्टम, ये केंद्र सरकार से भी पहले कई चीजें ऐसी हैं जो हमने पहले से शुरू कर रखी हैं। अंत्योदय की बहुत सी योजनाएं जैसे हमने परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ के की हैं, तो वो सारे देश भर में धीरे धीरे लागू हो रही हैं। और अंतोगत्वा अब वंचितों को वरीयता, ये एक थीम है सरकार का कि जो वंचित है, जो डिजर्व करता है, उसको कैसे प्राथमिकता दी जाए, तो वंचितों को वरीयता दी जाए, ये एक स्लोगन ये जरूर दिया गया है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना ये शुरू की गई है। और इस बार तो यह आया है कि गेहूं और चावल के साथ साथ मिलेट्स का भी पीडीएस की दुकानों के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूशन करने को बढ़ावा दें। वो अपनी योजना बनाएंगे, कैसे बननी है कोई स्टेट के ऊपर ही है, लेकिन इस पर भी केंद्र सरकार कुछ न कुछ बढ़ावा देने के लिए और सहायता करने के लिए वो तैयार है। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो क्रेडिट एग्रीकल्चर का है तो उसको बढ़ा करके भी 20 लाख करोड़ रुपया ये कर दी गई है। भंडारण की क्षमता भी बढ़ाई गई है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो हर साल लगातार बढ़ रहा है। तो भंडारण के कारण से जो लॉस होता है, नुकसान होता है, वो उसमें न हो, इसके लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। स्क्रैप की जो एक रखा गया कि स्क्रैप के कारण से व्हीकल्स का जो स्क्रैप होगा उनको पुराने व्हीकल को हटाने के लिए, और इसमें भी एक सब्सिडी की घोषणा की गई है। वो सब्सिडी कितनी होगी, लेकिन हमको बहुत लाभ होगा क्योंकि एनसीआर एरिया में
10 साल और 15 साल के जो वाहन हैं पेट्रोल डीजल के, उनको हटाने की बात कही गई है। तो अल्टीमेटली स्क्रैप उसको जो करना है उसकी सब्सिडी उनको पर्याप्त मिलेगी तो जल्दी लोग उसको हटा लेंगे। इस पर भी एक घोषणा की गई है। कितने होंगे हमारे वहाँ हरियाणा में? ऐसा तो अभी एकदम आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमने एक गुरुग्राम में 5000 ऑटोज की एक योजना पहले बनाई है कि हम 5000 ऑटोज को पहले एक फर्स्ट फेज में रिप्लेस कर दें, ताकि ई व्हीकल्स या फिर सीएनजी वाले भी है ना उसमें, सीएनजी वाले, ऑटो कमर्शियल और सरकारी व्हीकल जो है अभी कमर्शियल सरकारी तो हमने शुरू कर दिए हैं। बदलने की बजाय हमने नए व्हीकल जैसे बसें हैं, हमने अभी जो नई बसें रोडवेज ले रहे हैं वो ईवी ले रहे हैं, ई व्हीकल ही ले रहे हैं। शायद 200-250 कुछ ऐसे भी आ रही हैं, हाँ 200 कुछ है, तो वो सब आ रही हैं अभी। और उसके बाद आगे जो यानी हम परचेज करेंगे वो ई व्हीकल्स और दोनों मिला करके, और ई व्हीकल्स का जैसे जैसे अनुभव आता जाएगा वैसे वैसे हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। आधार कार्ड का भी एक बताया कि जैसे ठीक करने के लिए उनके पते और के व्यक्तियों की पहचान या अन्य जो उसमें करना है, कोई परिवर्तन करना है किसी ने आधार कार्ड में, तो उसके लिए वन स्टॉप समाधान एक योजना बनाई गई है। क्योंकि आधार में भी कई तरह की गलतियां ऐसी ध्यान में आई हैं। परिवार पहचान पत्र के नाते से तो हमने शुरू कर दिया है, काफी उसको ठीक कर भी लिया हमने, और 31 जनवरी तक का समय दिया था। मुझे लगता है कि लगभग 90% हमारी वो सब ठीक हो गया। फिर भी कुछ कमियां तो रेगुलर एडीसी ऑफिस में उसकी व्यवस्था बनाई गई उसको ठीक करने के लिए। 1.5 लाख बताया था, 1.5 लाख में कितने ठीक हो गए पीपीपी वाले जो कटे थे? मुझे लगता है 90% के लगभग ठीक हो गए हैं, उसमें कोई उसमें कठिनाई नहीं है। फिर भी जिनके ठीक नहीं हुए थे और खास करके राशन कार्ड उन्होंने बहाल कर दिए उनके। तो मतलब वो कमियां 1.5 लाख में जो आपत्ति जताई जो ठीक नहीं, उसमें स्वाभाविक है, इतने सारे आखिर 72 लाख परिवारों का परिवार पहचान पत्र बना है, और ह्यूमन एक इंटरफेस के कारण से व्यक्तियों की तो आखिर काम है, सारे गलतियां कई हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन जिन्होंने ठीक करानी है उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है और 90% उसमें से ठीक हो गई है। तो अभी कोई ब्लॉक सर्वे की बात की आपने, कल परसों कोई ऐसा है कि हमने सारे डाटा को 5 विभागों में बांट दिया है। 0 से 6 ईयर्स WCD, 6 से 18 तक स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से लेकर 60 तक ये यूथ और जो एम्पावरमेंट हमने नया जो डिपार्टमेंट बनाया यूथ एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, उनको दे दिया। 60 से ऊपर सोशल जस्टिस, और उनको जो डाटा दिया है अब वो अपने अपने विभाग से डोर टू डोर सर्वे करा करके, और कोई भी किसी को कमी लगती है उस डाटा को गोल्डन करना है। किसी का मानो नाम गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का कोई किसी कारण से कोई एड्रेस गलत है, कोई नाम नया जुड़ने से ना छूट गया हो। नए वैसे तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जुड़ रहे हैं, जिनकी डेथ रजिस्टर हो रही है उनको उसमें से निकाल रहे हैं। फिर भी ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, खास करके इनकम वेरिफिकेशन। तो इनकम वेरिफिकेशन अलग अलग सूत्रों से करेंगे, उसमें से ठीक थिंकिंग लोगों की भी हो जाएगी। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इनकम होती ज्यादा है वो आके अड़ते हैं कि नहीं जी हमारी तो बहुत ही कम है, सरकारी लाभ लेने के लिए जिनका कोई रिकॉर्ड डाटा नहीं है। सर्वे होगा, ये जो 6 डिपार्टमेंट में बांटा है ये इनका काम क्या होगा? इनकम वेरिफिकेशन कौन करेगा? क्योंकि उसी में गड़बड़ ये इनकम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। इनकम वेरिफिकेशन जो हमारे से पहले हुई है, कोई भी अपने नए उसके ऊपर बताना चाहता है कि मेरी इनकम पहले गलत लिखी हुई हो, नहीं लिखवाएगा। ये जो वेरीफाई करने का काम इसलिए नहीं किया तो नया लिख के ले आएंगे उसको, फिर डिपार्टमेंट जिसको कहना चाहिए बैक ऑफिस में कि भी किनकी कितनी है और किन्होंने शिकायत की है, उसको वेरिफिकेशन बाद में कराएंगे। अभी तो केवल इन्फॉर्मेशन लाएंगे। ये जो 6 डिपार्टमेंट हैं, ये तो कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर है तो अपने लिख के ले आएंगे, ताकि हम बैक ऑफिस में बैठ करके मिलान कर सकें कि किसी की वास्तव में गलत तो नहीं है। क्योंकि इनको भी सबको वेरीफाई करके को ठीक करने का अधिकार नहीं दिया गया, केवल सूचना लाएंगे, सर्वे करेंगे। तो इनकम वेरीफाई कौन करेगा? इनकम तो मैंने बताया ना कि अगर गलत पाई जाएगी, उसका कोई स्लैब अलग होगा, तो फिर वेरीफाई कराने का काम क्रीड करेगा। वो ये इनकम वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन तो ले सकते हैं? एप्लीकेशन नहीं, केवल दर्ज करके लाएंगे, दर्ज करके लाएंगे। जब सर्वे करेंगे कोई भी अपना बताता है कि हाँ इस परिवार की इनकम इतनी है, पहले कितनी है इनको नहीं बताया जाएगा। केवल कोई अगर खुद शिकायत करता है तो उसको लिख के ले आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि ये सारी चीजें बहुत एक सेंसिटिविटी है इसकी, और सेंसिटिविटी में हम हर आदमी को दौड़ाएं जाके वेरीफाई करके आओ। भाई जिसकी शिकायत है वही तो बताएगा।
इसलिए हर किसी की बार बार वेरीफाई नहीं करनी। ये तो चलने वाला सतत प्रोसेस है। आज एक आदमी बेरोजगार है, उसके परिवार की इनकम मान लो 1.5 लाख रुपया है साल की। जैसे उसका रोजगार लगेगा वो अपने आप 4 लाख पर आ जाएगा। तो वो एक रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। ऐसे ही केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे कंप्लायंसेस, जिन कंप्लायंसेस का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता है और वो अननेसेसरी होती हैं, उनको जो हटाने का अभियान लिया तो 39,000 कंप्लायंसेस ये हटाई हैं। 3400 से अधिक जो कानून हैं, जिन कानूनी प्रावधानों के कारण से व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता था, ऐसे भी कुछ कानूनों को हटा करके, कुछ कानूनों को सम्मिलित करके और 3400 कानूनी प्रावधानों को, उस अपराध घोषित करने वाली जो धाराएं थी, वो खत्म कर दी। व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाए। कोविड के समय का जो उनकी सिक्योरिटी होती थी, जिसको उस समय काम न करने के कारण से जब्त किया गया था, तो 6 महीने का हमने तो अपने यहां पहले ही उसको माफ कर दिया था, उसको लौटा दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने पूरे कोविड पीरियड के लिए जो भी जब्त हुई है उसको वापस करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं वो तो वापस करेंगे। ऐसा ही हम अपने प्रदेश में भी जब योजना बनानी होगी तो कोई जरूर बनाएंगे। एक बहुत ही प्रधानमंत्री जी की बड़ी एक जिसको कहना चाहिए फ्लैगशिप एक प्रोग्राम है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी माता, इस पृथ्वी माता के नाते से भी लोगों में एक धारणा भावना बनाई जाए और इसको जब दोहन की बजाय शोषण करते हैं, जब वो पानी का शोषण है, वो खनिज का शोषण है, वो फॉरेस्ट काटने की बात है, तो ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, एक नया कार्यक्रम ये चलेगा। इस पर भी जो योजनाएं आएंगी हम इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। स्टेट में कुछ अलग से चलाएगा सर? हाँ जी, स्टेट में पृथ्वी वाला जो इसमें अलग से कुछ चलाएंगे, निश्चित रूप से चलाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय, हालांकि हमने बहुत पहले किया है। अब मेरा पानी मेरी विरासत, ये उसी का एक हिस्सा है कि पानी को बचाओ। ऐसे ही वन लगाए जाए ज्यादा ज्यादा। हमने ऑक्सीवन की योजना चलाई, वो इसी का हिस्सा है। तो इस अभियान को जरा और तेज गति दी जाए। अगर केंद्र सरकार कोई चीज अपने हाथ में लेती है तो स्वाभाविक है प्रदेशों को उसमें सहयोग होता है, प्रदेश उसकी गति बढ़ाएंगे। विषय बहुत है, लेकिन एक उसमें उल्लेखनीय है कि जो पैक्स हैं, 63,000 पैक्स, इनको कंप्यूटरीकृत करने के लिए भी जो योजना बनाई गई है उसका हम लाभ उठाएंगे। हम भी अपने सारे जो पैक्स हैं उन सबको और कंप्यूटरित करेंगे, उसमें जो सहयोग केंद्र सरकार देगा उसको हम प्राप्त करेंगे। लघु सिंचाई के लिए भी 5300 करोड़ रुपया रखा गया है, जिसमें जो भी ऐसा एरिया है जिसके अंदर पानी कम है, या तो वहां या जहां पानी डीप बहुत चला गया है, वहां लघु सिंचाई परियोजनाएं, उसके लिए केंद्र सरकार सहायता करेगी। उसका हम निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। बजट सेशन की मैंने बात बताई है। आज के मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर एक निर्णय ऐसा लिया गया है कि एक शहीद कौशल कुमार रावत, उनकी पत्नी श्रीमती ममता रावत, इनका केस बहुत कई वर्षों से, यानी मैंने स्वयं उसको परसू भी किया है। मेरे पास 2019 के बाद इनके पति की, जब उनकी जो पत्नी है शहीद की, वो पत्नी आई तो उन्होंने अपने पति के शहीद होने के बाद पैसा जो है वो उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। कारण यह कि वो जो व्यक्ति भर्ती हुए थे आर्मी में, वो यूपी से थे और रहने वाले थे कहीं आगरा के। लेकिन उनकी भर्ती के बाद उनका जो परिवार यहां रहता था वो गुड़गांव में शिफ्ट कर गए थे और पिछले 23-24 साल से और वो गुड़गांव में रह रहे थे। अब चूंकि उनका एड्रेस मूल उत्तर प्रदेश का था, उनको राशि 25 लाख रुपए उनके खाते में आ गई, मिल गई। लेकिन जब नौकरी का विषय आया तो वहां शायद पॉलिसी नहीं है या उन्होंने मना किया, और हमें फिर जब अप्रोच किया गया तो केस ऐसा बन गया कि वो यूपी के हैं, नागरिक के, हरियाणा के हैं। अंततः हमने आज उनको उस एक्सग्रेशिया के आधार पर नौकरी जो है वो दी है। तो एक इस प्रकार का केस ग्रुप डी में, हाँ, तो मैं खैर पढ़ी लिखी है भी नहीं, ग्रुप डी की नौकरी। हाँ,
तो उन्होंने आधिकारिक बताया भी, स्वाभाविक है, हम शहीदों की पत्नियों को देते हैं। हाँ जी, उनकी पत्नी को दी है? पत्नी को, उनकी पत्नी को, श्रीमती ममता रावत। एक वैसे तो जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है, फिर भी आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा वो मैं आज कर रहा हूं कि जो हमारा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो था, उसका नाम बदलकर स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो ये कर दिया है। ऐसे ही जो डिविजनल लेवल पर भी विजिलेंस ब्यूरो 6 बनाए गए हैं, उनका नाम भी डिविजनल एंटी करप्शन ब्यूरो ये रहेगा। विजिलेंस का अपने प्रकार का काम है, वो रहेगा, वो स्टेट जो सीबीओज हैं वो अपना करेंगे, डिपार्टमेंट वाले करेंगे, विजिलेंस विभाग भी रहेगा, लेकिन ये जो पुलिस के द्वारा जो विजिलेंस ब्यूरो बनाया गया है, जिसके चेयरमैन, जिसके डीजी एसएस कपूर हैं, उसका नाम अब एंटी करप्शन ब्यूरो रहेगा। कोई टेक्निकल काम हो रहा है, ये काम टेक्निकल नहीं, एक लोगों में उसका मैसेज भी जाना चाहिए, और दूसरा विजिलेंस नाम से हमारी सिविलियन साइड पर भी डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज बनी हुई हैं। कभी कभी पब्लिक में कंफ्यूजन होता था कि डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज जो हैं वो करप्शन की शिकायतें वहां जाती थी, लेकिन वहां दबदबा के रह जाती थी। जो भी कुछ है, अब उसमें कमेंट मैं नहीं करता, मैं तो इतना ही है कि जो ब्यूरो का काम है वो एंटी करप्शन वाला ही मुख्य प्लैंक है उसका। विजिलेंस में तो एम्प्लॉई समय पर आए कि नहीं आए, वो अपनी सीट पर है कि नहीं है, काम दिन में पूरा करते कि नहीं करते हैं, बीच में बिना बताए चले तो नहीं जाते हैं, या इस प्रकार। So it is a growth-oriented budget. If we see